हेलो स्टूडेंट्स, फिर एक बार आपके सामने डॉक्टर राजेश कुमार एक नई क्लास लेके आया हूँ। बहुत बच्चों के फ़ोन आ रहे थे, सर सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम आगे 1 महीना रह गया, कैसे करें, क्लास चली नहीं है, एग्ज़ाम अभी भी ख़त्म हुए हैं। इसी उद्देश्य को लेकर मैंने ये क्लास बनाई है। पहले तो बच्चों में कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बता दूँ। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब सेमेस्टर वाइज क्लासेस चला करेंगी और अब आपका संबंध DU या JNU में जिस तरह एडमिशन होते हैं, जिस तरह सेमेस्टर चलते हैं, उसी तरह सेमेस्टर अब CCS यूनिवर्सिटी में चलेगा। अब CCS यूनिवर्सिटी के अनुसार तुम्हारा सेमेस्टर नहीं चलेगा कि जब चाहेगा, जब लेट हो जाएगा, जब चाहेगा। अब तो आपको साल में 2 सेमेस्टर क्लियर करने ही करने पड़ेंगे। इसलिए पहले ही क्लास चल रही हो या ना चल रही हो, आपको पहले ही अपने सब्जेक्ट को देखते हुए अपनी प्रिपरेशन पूरी रखनी पड़ेगी। खैर, ज़्यादा टेंशन की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में मैं आपको 10 मिनट में सारा कंसेप्ट क्लियर करा दूँगा इस सेमेस्टर 2 का हिस्ट्री का, और कोई ऐसी बड़ी समस्या वाले आने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए लेट्स स्टार्ट टॉपिक। देखिए, सेमेस्टर BA फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 2 में क्या बात है। पहले तो इस सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा कोर्स रख दिया गया, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। UGC को इस पर कंसर्न करना चाहिए था, क्योंकि जो BA सेकेंड ईयर में 215 216 का जो कोड है, जिसमें सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास और मुगल कालीन भारतीय इतिहास को कंबाइंड रख दिया गया है इसमें, इसे पूरे 6 महीने में। यानी जो हम BA सेकेंड ईयर में पूरी साल में पढ़ा रहे हैं, वो पूरा का पूरा सिलेबस आपको 6 महीने में पढ़ाना पड़ेगा। 6 महीने में 1 महीने या 2 महीने में पढ़ाना पड़ेगा, या पढ़ना पड़ेगा आपको, जैसे भी एनी हाउ जैसे भी करना पड़े। तो इसलिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए कि एकदम तकड़ी मेहनत के साथ साथ आपको पढ़ना है। जैसे मैंने कहा 1206 से 1526 सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास, ये अपना आप में बहुत बड़ा था, और 1526 से 1757 तक इन्होंने रखा है, 1757 तक। हालांकि 1757 की डेट पे मुझे दिक्कत है, मैं सोचा 1707 तक रखते तो ज़्यादा अच्छा था। यानी तुम्हारा औरंगजेब तक 1707 तक बिल्कुल ठीक था जहाँ तक है। अगर 1757 से रखा है, यानी कि प्लासी के युद्ध तक इन्होंने रखा है, फिर 1764 तक रखते तो बक्सर के युद्ध तक रखते, ताकि जब पूरा अंग्रेजों का होल्ड हो गया था पूरे बंगाल पर आसपास के इलाके पे, तो वेल गुड। खैर, इसमें इस विषय में नहीं पढ़ते हैं हम कि फिलहाल क्या करना था क्या नहीं करना। फिलहाल अब हमें जो करना है, देखिए मैंने बताया आपको सल्तनत कालीन भारतीय इतिहास में जो है, एक तो ये 4 पोर्शन आपके सल्तनत के भारतीय इतिहास के पोर्शन इन्होंने रख दिए हैं। ये सल्तनत काल भारतीय इतिहास है, जो 215 करोड़ हम BA सेकेंड ईयर पढ़ाते थे। अगर नहीं नोट्स से ले लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और इसके बाद जो बाबर वाला पोर्शन है, ये कि पूरा ये औरंगजेब तक, ये हम मुगल कालीन भारतीय इतिहास, मुगल कालीन ये रहा साम्राज्य, मुगल कालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत इसे पढ़ाते थे। इसमें महाराणा प्रताप इन्होंने और थोड़ा है, हल्दीघाटी के युद्ध को हम सभी जानते हैं। महाराणा प्रताप मेवाड़ का बहुत शक्तिशाली सिसोदिया वंश का शासक था, जो कि अकबर के समय में था। काफ़ी एक राजपूत जो राज्य थी ऊपर निकल के आने का एक मौका उस समय मिल रहा था मेवाड़ को, लेकिन नहीं निकल सका। उसको हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। बात महत्वपूर्ण यहाँ ये नहीं है कि क्या है महत्वपूर्ण, पर अब महत्वपूर्ण ये है कि पढ़ना कैसे और किस तरह से, ऐसा कौन सा कंसेप्ट आपको दिया जाए जो जल्दी से समझ में आए। देखो, जल्दी से समझ में का मतलब है, पहले इनके शासकों को याद कर लो। जब हम गुलाम वंश की बात करते हैं, इन्होंने कह दिया आरंभिक तुर्क, इन्होंने केवल एक हेडिंग दे दिया आरंभिक तुर्क। आरंभिक तुर्क का मतलब है तुम्हारे 1712 में मोहम्मद बिन कासिम के समय के बाद से आरंभिक तुर्क आ जाते हैं। लेकिन मोहम्मद बिन कासिम के बारे में हम कहते हैं तो उसके कोई स्थायी प्रभाव भारतीय इतिहास पर नहीं पड़े थे, इसलिए उसको हम नहीं बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, 2 नंबर में आ जाता है कि भारत तो पहला तुर्क आक्रमण किसने किया था। खैर ऐबक, इल्तुतमिश, रजी और बलबन, ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक है। तो अगर मान लीजिए, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, 3 पैटर्न पे हमारा पेपर आना है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसलिए किसी चीज़ को छोड़ के चलने की उम्मीद थोड़ी कम है, लेकिन मोटा पढ़ते रहिए। देखिए, जल कुतुबुद्दीन ऐबक पर कोई क्वेश्चन बड़ा नहीं बनता खास, बस गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान इसमें बनता है। अगर 1 मिनट पढ़ लोगे, कुछ भी क्लियर नहीं, कुछ भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, आराम से हो जाए। कोई बहुत बड़ी भारतीय राजनीति में कुतुबुद्दीन ऐबक की कोई पहचान हो ऐसा नहीं है, बस ये है कि गुलाम वंश की स्थापना में इसका योगदान है कि हाँ भाई, वो गुलाम था और उन्होंने ये तुर्क वंश गुलाम वंश की स्थापना कर दी थी। हाँ, इल्तुतमिश बहुत इंपॉर्टेंट है, रजिया इंपॉर्टेंट है, इल्तुतमिश इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश की स्थापना में का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है, कि इल्तुतमिश ने न केवल राजनीतिक रूप से बल्कि आर्थिक रूप से और जो सैन्य संबंधी कुछ सुधारों के माध्यम से गुलाम वंश की पूरी तरह से ठोस स्थापित भारत में कर दिया था। इसलिए इल्तुतमिश को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इल्तुतमिश को बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इल्तुतमिश शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में, लॉन्ग में जरूर कहीं ना कहीं पढ़ता ही पड़ता है। जब हम रजिया की बात करते हैं तो देखिए, एकमात्र मुस्लिम शासक कायम है,
मैं पहले बता दूँ, एकमात्र मुस्लिम शासिका दिखाई देती है जो हमें न कि गुलाम वंश में बल्कि सल्तनत काल में भी केवल एकमात्र ऐसी महिला ठोस महिला शासिका दिखाई देती है। बल्कि मैं अगर ज़्यादा भी नहीं कहूँ तो पूरे मुगल काल में भी, मुगल काल में नूरजहाँ थी, वैसे तो जहांगीर के समय उसका बहुत प्रभाव था, लेकिन फिर भी वो एकमात्र शासिका नहीं थी, साइड में काम कर रही थी। लेकिन रजिया को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। रजिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम सभी जानते हैं रजिया ने अपने लाल वस्त्र पहनकर पूरी अपनी कम्युनिटी के सामने जाकर इच्छा जाहिर की थी और उसे शासक बन गया, तो वास्तव में और इसलिए रजिया बहुत इंपॉर्टेंट है। गुलाम वंश के शासकों में रजिया केवल एकमात्र महिला शासक थी, इसलिए क्वेश्चन बनता ही बनता है इसमें, रजिया को छोड़कर आप नहीं चले। बलबन ठीक है, बलबन ठीक है, लेकिन बलबन के बारे में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स नहीं है। बहुत बलबन बूढ़ा था, काफ़ी ओल्ड था, धार्मिक था, धर्म के रूप में बलबन को याद आता है, इस्लाम धर्म का पूरा पोषक था, इस तरह के रूप में बलबन को याद। हाँ, बलबन का राजत्व सिद्धांत, बलबन का राजत्व सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, राजत्व सिद्धांत, क्योंकि बलबन एकमात्र शासक है जिन्हें बाकायदा रक्त और लोह की नीति पर पूरा बिलीव करा और इसका राजत्व सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाया जाता है। बलबन क्या सा बलबन ने क्या, बलबन को हम जब भी देखते हैं, बलबन को देखते हैं कि हमेशा हथियारों से घिरा रहता है और सिजदार पैबोस नामक कुछ पद्धतियाँ उसने चलाई थी, ताकि यानी एक डर का माहौल, भय का माहौल के रूप में बलबन को याद किया जाता है कि गुलाम था, इसलिए राजा बनने के उसमें के लिए उसने अपने आप को राजा के प्रतिनिधि के रूप में जोड़ दिया था। तो बलबन का राजत्व सिद्धांत के रूप में बलबन पर क्वेश्चन बनता ही बनता, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इल्तुतमिश, रजिया, बलबन को अगर आप मोटे मोटे तौर पर पढ़ लोगे फिलहाल बिगर डेट के, तो पहले इनका कंसेप्ट को पकड़ लीजिए तो गुलाम वंश का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब हम गुलाम वंश के कंसेप्ट के बाद खिलजी वंश की बात है तो खिलजी केवल दो बार, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन। जलालुद्दीन खिलजी पर कोई भी लोगों को क्वेश्चन नहीं बनता, केवल खिलजी वंश की स्थापना में जलालुद्दीन खिलजी का क्या योगदान है, कोई योगदान नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, केवल अलाउद्दीन खिलजी में बनता है क्वेश्चन। अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है, खिलजी वंश में केवल अलाउद्दीन खिलजी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 क्वेश्चन इसमें बनते हैं, अगर एक बार आप धीरे धीरे से पढ़ लोगे तो एक तो खिलजी वंश के में अलाउद्दीन खिलजी कि एक तो बाजार नियंत्रण नीति बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि स्थायी सेना रखने के लिए उसने बाजार नियंत्रण नीति लगाई थी, वो दक्षिण की विजय करना चाहता था, तो दक्षिण की विजय से भी जोड़ सकते हो उसकी बाजार नियंत्रण नीति को, और उसकी अपनी पर्सनल नीति से भी जोड़ सकते हो, और बहुत सारी गोड़दागरी की प्रथा या कुछ चलाने वालाने पर कई काम उसने बहुत महत्वपूर्ण कर दिए। लेकिन सारी की सारी चीज़ें जोड़ दीजिए, अलाउद्दीन एक विश्व विजेता बनना चाहता था और दक्षिण भारत को सहित पूरे भारत को जीतना चाहता था, इसलिए उसने एक स्थायी सेना रखनी थी, और स्थायी सेना रखने के लिए उन्हें अपनी जो है बाजार नियंत्रण नीति लगी, उसमें बाजार सेना मंडी है, बहुत सारे अधिकारी को नियुक्ति करी। जब उसमें डिटेल में कभी हमने क्लास में बताएंगे तो पूरा बता देंगे आपको। तो अलाउद्दीन खिलजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छोड़ कर चल ही नहीं सकते आप इसमें। बलबन, रजिया, इल्तुतमिश बहुत इंपॉर्टेंट, अलाउद्दीन खिलजी। जब हम तुगलक वंश की बात करते हैं, तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक का कोई रोल नहीं है। गयासुद्दीन तुगलक भी बिल्कुल ऐसी है जैसे जो, यानी कि शुरू के जो शासक आपको दिखाई दे रहे हैं उसमें बहुत लोगों को क्वेश्चन नहीं बनता, बस एक बात क्वेश्चन बनता है कि तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, कोई क्वेश्चन नहीं बनता लोगों पर। आगे लिखिए, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत इंपॉर्टेंट, फिरोज तुगलक, फिरोज बूढ़ा था, हालांकि मैं बलबन को कह रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत इंपॉर्टेंट था। मोहम्मद बिन तुगलक को देखो पागल शासक भी कहा जा सकता है, एल्फिस्टन ने उसे पागल कहा, कई आरोप लगे हैं। तो क्या हम देखें कि क्रिएटिविटी शासक था उसने, चाहे उसका दोआब में कर वृद्धि की बात हो, चाहे नई मुद्रा को चलाने की बात हो, कराची अभियान हो, ये तीनों चारों चीज़ें मोहम्मद बिन तुगलक की, जिसने याद कर ली मोहम्मद बिन तुगलक कभी नहीं भूलते हैं। राजधानी परिवर्तन हो गया जिसमें देवगिरी तक वो अपने राजधानी शिफ्ट कर दी थी, या नई मुद्रा का प्रचलन हो गया, कराची अभियान हो गया, या दोआब में कर वृद्धि होगी। तो उन सब चीज़ों को अगर आप तीनों चारों चीज़ों को जानते हैं तो भी इजीली मोहम्मद बिन तुगलक बहुत इंपॉर्टेंट शासक है हमेशा का, चाहे किसी भी लेवल पर। आज तो कर BA सेकेंड ईयर लेवल पर बात, BA फर्स्ट ईयर लेवल पर बात कर रहे हैं सेमेस्टर पे, इसी लेवल से हम केवल इन पर डिस्कस कर रहे हैं, बहुत डीप जर्नी जा रहे हैं हम, ताकि आपको थोड़ी समस्या ना। मोटे मोटे तौर पर अगर मोहम्मद बिन तुगलक होते तो 4-5 योजना जो मोहम्मद तुगलक की जानता है, मोहम्मद तुगलक बिल्कुल क्लियर है उसका। कोई भी आदमी किसी भी लेवल पर क्वेश्चन लिख सकता है उसका, चाहे इस लेवल पर भी लिख देगा इन 4-5 योजनाओं को। अगर कोई व्यक्ति मोहम्मद बिन तुगलक की 4-5 योजनाओं को नहीं जानता है तो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कहीं नंबर नहीं बढ़ा। फिरोज तुगलक एक बूढ़ा शासक था, यहाँ मतलब धार्मिक शासक था, और 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, तो बहुत ज़्यादा फिरोज तुगलक में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता, कोई खास इतना नहीं है, ठीक है। उसके समय में इस्लामिक राज्य बहुत ऊपर था और इस्लामिक संस्कृति के अनुसार शासन करना चाह रहा था, बहुत सारी चीज़ें फिरोज तुगलक के सामने, लेकिन फिर भी मोहम्मद तुगलक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शासक फिर इसमें से।
जब हम लोधी वंश की बात करते हैं, 3 शासक, बहलोद लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, तीनों इंपोर्टेंट शासक है। बहलोद लोधी, सिकंदर लोधी। बहलोद लोधी ने, देखो, लोधी वंश की स्थापना में बहलोद लोधी का इंपोर्टेंट स्थान है, क्योंकि बहलोद लोधी ने एक बड़ी नई नीति लगाई थी। अफगानों को भारत में लाने का जो श्रेय जाता बहलोद लोधी को जाता था, क्योंकि बहलोद लोधी ये जानता था कि या तो हिंदुस्तान में अगर उसे राज करना है तो उसको इंपोर्टेंट है या तो हिंदुस्तान में से उसको राजपूत मित्र बने या मुस्लिम कोई उसके मित्र बने, लेकिन अफगानों के इन दोनों से संबंध अच्छे नहीं थे। इसलिए बहलोद लोधी ने एक नई नीति ली, इनने अफगानिस्तान से लोधियों को बुलाया और उन्हें ऊंचे ऊंचे मनसब दिए, उनके साथ साथ नीचे बैठता था, उनके सामने हेड नहीं लगा, सिर पर राज नहीं रखता था और पूरी तरह से उन्हें अपने मित्र की तरह चलता था। इससे अफगानों को बड़ा सम्मान मिला और भारत में लोधी वंश की स्थापना में बहलोद लोधी का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। तो बहलोद लोधी को समझने इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बेस पर तुम तीनों को समझोगे। इसी जो उनकी अफगान नीति है, अफगान नीति पे ही सिकंदर लोधी का काम है और इब्राहिम लोधी ने वो नीति बदल दी। उन्हें सिकंदर लोधी ने 50-50 रखा और उन्हें वो जो बहलोद लोधी की जो अफगान नीति थी उसके अनुसार शासन करा, तो सिकंदर लोधी टिका रहा। लेकिन इब्राहिम लोधी ने उसको नीति को पलट दिया और इसलिए इब्राहिम लोधी का पतन हो गया। बाबर ने उसे पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया, उसको कोई मित्र नहीं बना, अफगानों ने साथ नहीं दिया, भारत में कोई उसका मित्र था नहीं, तो इब्राहिम लोधी। इसलिए लोधी वंश को समझने के लिए तीनों को अलग अलग पढ़ने की जरूरत है। आराम से बहलोद लोधी की अफगान नीति पढ़ लीजिए, क्यों वो शासन करना चाहता, भारत में स्थायी शासन की उसकी क्या योजना थी और कौन कौन सी चीज़ उसने करी, तीनों चीज़ उसमें आराम से। जब आप बहलोद लोधी को समझ जाएंगे, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी अपने आप क्लियर हो जाएगा धीरे से पढ़ते ही। जब हम लोधी वंश की बात करते हैं तो यह एक पहली सल्तनत कालीन भारत, हालांकि मैंने बहुत कम शब्दों में सल्तनत कालीन भारत को खत्म कर दिया, लेकिन अपने आप में पूरा का पूरा एक ग्रंथ है, पूरा की पूरी हिस्ट्री है गुलाम वंश की पूरी 1206 से 1526 तक का बहुत लंबा पीरियड है। लेकिन फिर भी ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, इन मोटी मोटी चीज़ को करने के बाद आप बीए लेवल तक का कोर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब हम मुगल साम्राज्य की बात करते हैं, मुगल साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बाबर से लेकर औरंगजेब तक की, बल्कि बहादुर शाह जफर तक जाता है औरंगजेब तो 1857 तक, लेकिन 1857 तक हम औरंगजेब को, इनको मुगल साम्राज्य को ना मान के अगर 1707 तक मानते हैं, यानी औरंगजेब तक मानते हैं, तो कई महत्वपूर्ण शासक हुए, कई महत्वपूर्ण शासक बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगर मान लीजिए बाबर के, तो मुगल साम्राज्य की स्थापना में बाबर का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट था, तो बहुत ज़्यादा है। एक तो खुद ही इब्राहिम लोधी को पानीपत के युद्ध में एक युद्ध 2-3 युद्धों का वर्णन किया जा सकता है, बाबर को पढ़ा जा सकता है, और बाग लगाने की पद्धति का चाहे बात हो, चाहे बाबर की तजु के बाबर की आत्मकथा हो, 3-4-5 चीज़ों को याद करके बाबर को लिखा जा सकता है। बहुत ज़्यादा टेंशन बाबर में नहीं आएगी क्योंकि बहुत ज़्यादा युद्ध नहीं है, 2 युद्ध हैं उसके, पूरा याद कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब हम हुमायूं की बात करते हैं तो हुमायूं का हमने बताया, तो पहले भी बताया था, हुमायूं के साथ एक दुर्भाग्य ये था कि जीवन भर भागता रहा, भागते भागते मर गया। ये लॉन्ग क्वेश्चन मोस्टली हुमायूं पूछा जाता है, क्योंकि हुमायूं को जो पहले 10-15 साल थे वो तो उतार चढ़ाव के थे। बाद में जब उसने इसे तो बाद में जब उसने अफगानों को हराया तो उसके बाद उसका फ़ायदा कुछ नहीं हुआ, दोबारा आता है तो फिर बेचारा अपना सीढ़ियों से गिर के मर जाता है। तो इसलिए हुमायूं के समय में कोई बहुत बड़ी वो नहीं होगी। तो हुमायूं पे एक क्वेश्चन बनता है कुल मिलाकर कि हुमायूं पर जीवन भर भागता रहा, भागते भागते मर गया। चाहे चौसा का युद्ध हो, बिलग्राम का युद्ध हो, तो 2-3 युद्ध इसके ध्यान रखते हो, चौसा का युद्ध रखा, बिलग्राम के, इन दोनों युद्धों में वो पूरी तरह शेरशाह सूरी से हार गया था। शेरशाह सूरी से हार गया था, तो शेरशाह सूरी ने सूर साम्राज्य की स्थापना उस समय कर दी थी। तो शेरशाह सूरी बीच में एक बार को आ गया था, मुगलों के बीच में सूर साम्राज्य कुछ समय के लिए आ गया था। शेरशाह सूरी पे भी बहुत क्वेश्चन बनता है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे पढ़ लो, कोई ऐसी बात नहीं। पर हुमायूं पे हमने बता दिया, हुमायूं को अगर रोकने का काम किसी ने करा था तो शेरशाह सूरी ने करा था। तो शेरशाह सूरी से 2-3 युद्धों को अगर आप हुमायूं के कर लेते हो तो कोई दिक्कत वाली बड़ी बात नहीं पड़ेगी। जब हम अकबर बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट अकबर पे है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अकबर को समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि भारत में अगर आज भी मुगलों को पढ़ाया जा रहा है, अगर भारत में मुगलों को आज भी पढ़ाया जा रहा है और कोई बिल्कुल विशेष है, तो उसमें अकबर का सबसे बड़ा योगदान है। कैसा योगदान है? देखिए, जिस तरह से हम देखते हैं कि लोधियों ने अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए लोधी अफगानों को वहाँ से बुलाया था अफगानिस्तान, इसी तरह दिमाग अकबर ने लगाया। अकबर जब 10-12 साल का बच्चा था, उसे समझ में आ गया था कि भारत पर शासन करना इतना आसान नहीं है। अगर भारत पर शासन करना है तो भारत किसी शक्ति का साथ होना चाहिए। तो इसलिए उसने अपनी बड़ी सूझबूझ के साथ अपनी राजपूत नीति बनाई। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ, बहुत जो मुगलों को समझना चाहता है राजपूत नीति उसकी नहीं समझता, जिंदगी में मुगलों को कुछ भी नहीं समझ सकता। क्यों? क्योंकि जो अकबर की राजपूत नीति थी उसने मुगल साम्राज्य को ठोस आधार दिया। कैसे? उसने राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करे। आप सभी जानते हैं, जोधा अकबर की बहुत सारी फिल्में देखियो, कहानियाँ बड़ी, और बड़े बड़े ऊँचे मनसब दिए, चाहे बीरबल को हो, चाहे किसी को, बहुत सारे ऊँचे मनसब दिए। और उसने बड़ी सुंदर तक से, बड़े दिमाग के साथ राजपूतों के खिलाफ लड़ा के भारत में आराम से शासन किया। तो इसलिए अकबर की राजपूत नीति बहुत इंपॉर्टेंट। धार्मिक नीति की बात करते हैं क्योंकि राजपूत की नीति भी उसकी धार्मिक नीति से प्रभावित थी। तो उसने बिल्कुल ठोस इस्लामिक धार्मिक नीति को अपनाकर उसकी जगह दीन इलाही धर्म चलाया।
दीन इलाही, दीन इलाही धर्म चलाया, उसने अपना धर्म चलाया पूरा का पूरा। तो इसके पीछे भी उसका राज्य ये उद्देश्य ये था कि ना मैं हिंदू की बात करता हूँ ना इस्लाम की बात करता हूँ, मेरा अपना है दीन इलाही। और उसने जजिया कर समाप्त कर दिया, हिंदुओं पर सर तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया, कई ऐसे कर इबादत खाने की स्थापना कर दी, जिसमें कि 1575 में काफ़ी कुछ अपने डिस्कस करा जा सकता है। कुल मिलाकर शेरशाह अकबर को उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पड़ा उसकी राजपूत नीति, धार्मिक नीति और दक्षिण नीति। दक्षिण में चाहे है तुम्हारा कोई से भी राज्य हो, उसने उन्हें कर्द राज्य बनाने की कोशिश करी, बहुत ज़्यादा उन पर एकदम कंट्रोल करने की बात, अहमदनगर हो, बीजापुर हो, गोलकुंडा तो खैर बहुत बाद में आया। तो मेरा कहने का मतलब है अगर अकबर को समझना है तो अकबर की विजय तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी विजय करी, लेकिन इसके लिए कंसेप्ट अगर अकबर का क्लियर करना है तो उसकी राजपूत नीति, धार्मिक नीति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए। और उसकी आर्थिक नीति पे हमें शेरशाह सूरी का प्रभाव भी पड़ सकता है। जब भी हम अकबर को पढ़ते हैं तो अगर आर्थिक नीति की बात करें तो शेरशाह सूरी के जो भूमि संबंधी सुधार थे वो सारे के सारे सुधार हमें उसमें अकबर में दिखाई देने जाने चाहिए, अगर आपको कंसेप्ट पकड़ना है अकबर का। अर्थात अकबर तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएगा। अकबर की राजपूत नीति सारी की सारी, देखो एक बात, एक चीज से सारी चीज जोड़ने की कला अगर किसी बच्चे में आती है तो हिस्ट्री में वो कामयाब होगा, अर्थात ना तो दिक्कत पड़ेगी। अगर हिस्ट्री को रटने की बात करी, डेट्स के अनुसार रटने की बात करी, चीज़ों को वैसे रटने की बात है तो उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, और जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होता हिस्ट्री कभी भी बिल्कुल नहीं होती। बार बार आप लोग फोन कर रहे थे, देर पर दबाव बना रहे थे, जल्दी से जल्दी सर एक छोटी सी वीडियो हमें जरूर बनाइए। हालांकि मैं दूसरी उस पर काम कर रहा था वीडियो पर, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए, अपने सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं, 1 महीने बाद एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा है तो थोड़ा तुम्हारा लाभ मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। चाहे डीयू का बच्चा हो, चाहे किसी भी कॉलेज का बच्चा हो, किसी यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, सबके लिए बिल्कुल सेम सेमेस्टर है, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा जोर देकर बना दें। जब हम जहांगीर की बात करते हैं, जहांगीर की हम चित्रकला की बात कर सकते हैं। जहांगीर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा वीडियो में नहीं था, तो जहांगीर की चाहे उसकी 12 सूत्रीय उसका अपना प्रोग्राम था, या उसकी जहांगीर की अपनी चित्रकला थी, या जो भी चीज़ है, ये जहांगीर के समय में नूरजहां की भूमिका बहुत लोगों क्वेश्चन में अगर ये पूछ रहे हैं, अब नया ट्रेंड है जहांगीर के शासन में नूरजहां की भूमिका, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हालांकि आप उसके अंतिम समय में नूरजहां बहुत बलवान हो गई थी, पहले जो 5-10 साल तो जहांगीर कार्य कर रहा था, लेकिन उस समय के बाद पर फिर नूरजहां का प्रभाव धीरे धीरे होता चला, तो इसलिए नूरजहां पे क्वेश्चन शाहजहां के समय नूरजहां की क्या भूमिका थी, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता था। सीधी सी बात, अगर मान लीजिए जहांगीर करना है, शाहजहां करना, कोई भी करना, औरंगजेब तक भी करना, तो राजपूत नीति को पढ़ कर चलिए आप। जहांगीर ने राजपूत नीति को थोड़ा एज इट इज रखा, कोई ज़्यादा बेरबदल नहीं करा, हालांकि उतने पक्ष में नहीं था, लेकिन शाहजहां ने उसको थोड़ा बदल नहीं करा, और औरंगजेब ने बिल्कुल बदल दिया उस राजपूत नीति को। इसलिए औरंगजेब के मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब की भूमिका का जब भी हम बात करते हैं तो उसकी राजपूत नीति को अगर किसी को पता नहीं है तो उसकी पतन को लिख नहीं सकते। मुगल साम्राज्य के पतन में अगर औरंगजेब की भूमिका बात हो तो औरंगजेब की भूमिका का मतलब है उसकी राजपूत नीति या धार्मिक नीति। तो क्योंकि उन्होंने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया था, बहुत सारे मंदिर तोड़वाने का वो दिया जाता है, बहुत सारे, हालांकि विवाद भी है, बहुत मनसबदार उसके समय में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी ये विवाद वो हो सकता है। लेकिन राजपूत नीति को बदलने का वास्तव में श्रेय देता है, उसने राजपूतों के साथ सीधा सीधा टक्कर उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करी, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर उसकी दक्षिण नीति बहुत अच्छी नीति, दक्षिणों का उसने सीधा दक्षिण पर कंट्रोल करने की कोशिश करी, इसलिए मुगल साम्राज्य का पतन। ऐसा नहीं कि राजपूतों से लड़े नहीं, राजपूत अकबर भी लड़ा, जहांगीर भी लड़ा, सब लोग लड़े। अगर हल्दी घाटी में अकबर किसके साथ लड़ रहा, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के साथ ही तो लड़ रहा, लेकिन दिमाग से लड़ा उसे। उनने वहाँ बीरबल को अरुणा छोड़कर उनके नेतृत्व यानी राजपूतों से लड़ाकर काम कर दिया, इसलिए उसने आराम से काम कर लिया। लेकिन इसने औरंगजेब ने उस नीति को नहीं पालन किया और उसने अपना अलग नीति बनाने की कोशिश की, मुगल साम्राज्य का भारत पतन हो गया। ये अच्छा, महाराणा प्रताप की बात करते हैं, चाहे उसको मेवाड़ युद्ध की बात हो, हल्दी घाटी की युद्ध की बात हो, बहुत अच्छा प्रयास। महाराणा प्रताप, उसका चेतक का राजा, तलवार, बहुत आपने बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनी होंगी। हकीकत में निस्संदेह महाराणा प्रताप का मध्यकालीन इतिहास में राजपूत शासकों में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान बनता है। अगर वो खुदा करा उस समय मेवाड़ अगर कामयाब हो जाता तो हो सकता परिस्थितियाँ और बदलती, अंग्रेज ना आकर मेवाड़ पर शासन कर सकता था, या दक्षिण में शिवाजी अगर कामयाब हो जाता तो मराठे भारत पर शासन कर सकते थे। ये भारत का दुर्भाग्य है कि ना तो मुस्लिमों के बीच एक ऐसा संगठन हो सका, ना महाराणा प्रताप निकल के आ सके, ना शिवाजी दक्षिण से ऐसा निकल के आ सके जो भारत का नेतृत्व करते, और धीरे धीरे 1757 में 1764 प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध में पूरी तरह से कंट्रोल हो गया अंग्रेजों का, और अंग्रेज भारत में छा गए। तो हमें इस तरह से इसको समझना है। कंसेप्ट देखिए, मेरा फिर बता रहा हूँ बच्चों, हिस्ट्री का ऐसा नहीं, हिस्ट्री ऐसा नहीं कवर में, हिस्ट्री ऐसी कहानी के रूप में अगर कंसेप्ट आपने पहले पकड़ लोगे तभी हिस्ट्री आएगी, उसके बाद उसमें डेट में बढ़ जाना चाहिए आप कुछ भी। पहले आप इसको ऐसे पकड़िए,
नहीं तो किस काम है। जब हम इसके चैप्टर नंबर 12 की बात कर रहे हैं मराठा शक्ति का उत्थान, फिर वो शिवाजी की बात करते हैं। देखो शिवाजी सबसे बड़ी बात है, मुगलों से लड़ रहे हैं। जब भी शिवाजी का नाम आ जाए, शिवाजी आ जाए, संभाजी आ जाए, शाहजी जो भी आ जाएगा, समझ लीजिए मुगलों से लड़ रहे हैं। पहली बात मुगलों से लड़ रहे हैं। मुगलों में और मराठों में सीधा सीधा संघर्ष है। मुगलों मराठों में शिवाजी ने पुरंदर की संधि अगर शिवाजी ना करते तो शायद बहुत अधिक है। शिवाजी महाराज जी बहुत इम्पोर्टेंट। तो शिवाजी महाराज का जो बहुत बड़ा रुतबा था दक्षिण में, तो पुरंदर की संधि से हालांकि बहुत कम हुआ, लेकिन फिर भी पूरे जज्बात के साथ लड़े और भारत को एक करने का बहुत लंबा प्रयास शिवाजी ने करा। तो बहुत सारी चीज़ें शिवाजी पे आपको पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि दक्षिण में थोड़ा चले जाओगे तो उनके चाहे चौथ हो, सरदेश मुखी हो, थोड़ा टैक्सेस के सिस्टम के बारे में पढ़ोगे, या उनकी जो अमात्या थी, पूरी परिषद थी उसकी, किस तरह शिवाजी प्रशासन करते थे, या वो। लेकिन महत्वपूर्ण शिवाजी का मुगलों के साथ संघर्ष की बात पूरी ध्यान रखनी पड़ेगी आपको। तो ये मराठों का उत्थान है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मराठा शक्ति का उत्थान। अगर ये मराठा शक्ति उस समय निकल कर आ जाती, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मराठा शक्ति उस समय निकल कर आती तो हो सकता अंग्रेज आते ही ना। 1757 हम देखने को नहीं मिलता और मराठे भारत पर शासन करते, तो एकमात्र हिंदू शासन स्थापित हो रह सकता था। यानी कि एक नई शक्ति, एक नया कल्चर, इंग्लिश बोलने वाले, हैट पहनने वाले, सूट बूट पहन के बात करने वाले लोग शासन पर कमाना रहता। हो सकता है इतिहास कुछ और कहानी लिखता उस समय। लेकिन मराठों की इसलिए इंपॉर्टेंट है। मराठों दक्षिण भारत में, अगर हमें इसमें चैप्टर अच्छा लगाया है, हालांकि थोड़ा लेंथी कर दिया इन्होंने, पर कोई बात नहीं। लेकिन मराठे में शिवाजी को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मराठे में जब भी आप पढ़ो शिवाजी पूरा कंप्लीट रखे, कोई दिक्कत वाली बात है। मुगल काल के अच्छा, जब अब ये मुगल काल में ये देखने का बात करिए, ये 3-4 चैप्टर जो उन्होंने लगाए हैं, ये जो थोड़ा कल्चर्स बेस्ड लगा दिया। मुगल काल में स्थापत्य कला कैसी थी, चित्रकला कैसी थी, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने को मिला। स्थापत्य कला देखो, स्थापत्य कला में कुछ भी नया नहीं है। मुगलों के समय में बनी हुई जितनी भी इमारतें सब है, लाल किला है, चाहे जामा मस्जिद है, चाहे कुछ बाग है, चाहे तुम्हारा आगरा का किला है, या जो भी चीज़, बहुत सारी बिल्डिंग है जितनी भी, सब स्थापत्य कला के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें पूरा समझ सकते हो, कोई ज़्यादा भारी बात नहीं है। बहुत लंबा क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पड़ता इस पर, बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पड़ेगा। वेरी शॉर्ट या शॉर्ट में पड़ेगा, वह शॉर्ट में पड़ेगा, वेरी शॉर्ट में भी नहीं पड़ेगा, शॉर्ट में पड़ेगा। चित्रकला बिल्कुल सही है। चाहे जहांगीर के समय में चित्रकला, हम जानते हैं जहांगीर से पहले हुमायूं को चित्रकला का बहुत शौक था। हुमायूं ने खुद फारस से कई चित्रकार मंगाए थे। हुमायूं के बाद जहांगीर के समय चित्रकला का बहुत लंबा बड़ा विकास हुआ है। तो चित्रकला के बारे में चित्र बनाए जाते थे, तो पक्षी के चित्र थे, कौन कौन से रंग से बनाए जाते थे, राजाओं के चित्र पहली बार उस तरह बने। तो जो चित्र आप देखते हो, राजाओं का इस रूप में बैठा, रानी के साथ, चित्रों का स्टार्ट यहाँ से मुगल काल से। हालांकि ऐसा नहीं है कि यहीं से चित्रकला भारत में बहुत पुरानी चित्रकला, चाहे कनेर की चित्रकला, अजंता एलोरा की गुफाओं में चित्र पहले बनते थे। गुप्त काल के चित्र बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बनते थे गुप्त काल में। तुम्हारा अजंता एलोरा के चित्र हैं, और बाद की गुफाओं में चित्र तो बनते थे। लेकिन पर्टिकुलर एक कैनवस पर तारने का, फ्रेमवर्क में करने का जो काम चित्रकला में मुगलों ने करा, इसलिए मुगल काल में चित्रकला को पढ़ना बहुत अनिवार्य है। जब हम सूफी और आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है, धार्मिक रूप से जब हम चेंज पाते हैं, हिंदू धर्म में जब बहुत सारी त्रुटियां आ गई थी, जब हिंदू और इस्लाम बिल्कुल नू लड़ रहा था, एक दूसरे के विरुद्ध था, और अंग्रेज हम पे शासन कर रहे थे, उस समय सूफीवाद और भक्ति आंदोलन का, सूफीवाद का जन्म इस्लाम धर्म से माना जाता है, भक्ति आंदोलन का हिंदू धर्म से माना जाता है। तो सूफीवाद जो पीर आप देखते हैं, चिश्ती सिलसिला 5-7 सिलसिले के रूप में सूफी आए थे। तो सूफी आइडियोलॉजी क्या थी, कौन कौन सा सूफी सिलसिला भारत में आया था, चिश्ती सिलसिला क्या है, या इनकी आइडियोलॉजी क्या है, सूफी में पढ़ सकते हो, बिल्कुल आराम से पढ़ सकते हो। वो दिक्कत नहीं, 4-5 बार पढ़ने के बाद आराम से क्लियर हो जाएगा जब इस तरह पढ़ोगे। भक्ति आंदोलन में हम जानते हैं, चाहे रैदास की बात हो, चाहे कबीर दास जी की बात हो, चाहे गुरु नानक की बात हो, भक्ति आंदोलन के बहुत सारे जो गुरु थे उन सब के बारे में धीरे धीरे बढ़ा। तो भक्ति आंदोलन एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, तो उस मूवमेंट को समझना बहुत जरूरी है। गुरु ये तो बाद में देखा जाएगा। तो एक सामंजस्य की कोशिश करी थी कि जो रूढ़िवादिता की तरफ हिंदू धर्म ना जाए, तो भक्ति आंदोलन उसी के बीच में था। तो भक्ति में अद्वैतवाद, द्वैतवाद, किसी ईश्वर को ना मानकर कर्म को मानना, कई बार इसकी नई थ्योरी इसमें हमें देखने को मिलेगी, पर थोड़ा सा समझ लीजिएगा, फिलहाल धीरे धीरे समझ जाओ। जब उत्तर भारत का पूर्ण सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो चैप्टर मेरी समझ से बाहर है भाई, उस सशक्तिकरण कहाँ हुआ। अगर ये बंगाल, अवध, हैदराबाद, राजपूत और सिख राज्य की बात करें, ये छोटे छोटे राज्य तो हैं, लेकिन एकता तो कोई नहीं है। अगर पूर्ण सशक्तिकरण पता नहीं कैसा लगा दिया यूजीसी ने, इस सब से ही हमें दिक्कत है कि उत्तर भारत का पूर्ण सशक्तिकरण कहाँ है। उत्तर भारत का पूर्ण सशक्तिकरण क्या, बंगाल, अवध, हैदराबाद सारे आपस में लड़ रहे हैं, राजपूत राज्य आपस में लड़ रहे थे, सिख राज्य अंग्रेजों से लड़ रहे थे, पहले अंग्रेजों से लड़े, फिर मुगलों से लड़ रहे थे।
तो मेरा कहने का मतलब जाट साम्राज्य भरतपुर में था, इनके बीच अगर कोई कोलरेशन हमें दिखाई दे जाता, ये लोग अगर मुट्ठी की तरह जुड़ जाते तो उत्तर भारत का पूर्ण सशक्तिकरण हम मान सकते थे। लेकिन ये सेल्फ अपने उद्देश्य के लिए लड़ रहे थे, कोई एक राष्ट्रवाद की भावना इस समय नज़र नहीं आ रही थी। वो राष्ट्रवाद हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हाँ भारत एक राष्ट्र की परिकल्पना करके ये लोग मिलकर लड़ रहे हैं, तो कुछ हम इसे संस्कृत, तो इसलिए मेरे समझ से तो चैप्टर ही बाहर आए हो कि उत्तर भारत का पूर्ण सशक्तिकरण। लेकिन फिर भी अगर यूजीसी ने लगाया है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो आप बंगाल पढ़िए, अवध पढ़िए, हैदराबाद की स्थापना में बस इनकी संस्थापक कौन थे। अब बंगाल को पढ़ोगे तो प्लासे बक्सर अपना आप, अवध को पढ़ोगे तो सददुल्ला खां, सादत खां, 2-4 वो हैदराबाद मुस्लिम राज्य था ही, और बाद में आज़ादी के बाद भी पाकिस्तान में जाने के कारण बड़ा चर्चा में रहा था। राजपूत राजा जानते हैं, मेवाड़ मारवाड़ ये सब चल लड़ रहे थे, राजपूत राजा अच्छा काम कर रहे थे, ये भारत पर शासन कर सकते थे लेकिन नहीं कर सके। सिख राज्य पंजाब पर और ऊपर पंजाब पर और कश्मीर में कर रहे थे ऐसा काम, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ताकत नहीं दिखा पाए। जाट राज्य भरतपुर में थे, उभर कर निकल के आ रहे थे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और जो पानीपत की आखिरी जंग में चाहे भरतपुर का राज्य सब के सब ये पतन हो गया, और भारत में एक नई संस्कृति का उदय हुआ जिसे कहते हैं अंग्रेजी संस्कृति, तो प्लासी और बक्सर के बाद। तो मेरा कहने का तात्पर्य विश्लेषण कर इस तरह से आप इसको अपने लिख लीजिए, और इसी तरह से इसके नोट्स बनाकर पहले जैसे मैंने इसे समझा है ऐसे इसको पूरा एक बेस समझ लीजिए इस पूरे के पूरे कंसेप्ट को, तो सेमेस्टर 2 आपका चुटकियों में क्लियर, यूँ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारा क्लियर लॉन्ग है थोड़ा सा, संतुलित पहले दिमाग में रखिए, संतुलित कालीन भारत, मुगल कालीन भारत, और संतुलित कालीन भारत के 4-5 राज्य बात करें, और मुगल कालीन बात करके कुछ नहीं थे। जब 10 मिनट में 15 मिनट में मैं आराम से आपको सिखा सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है। इसलिए आप अगर बैठ के आराम से मेरी वीडियो देखेंगे, मुझे सुनेंगे और आराम से महसूस करके 1-2 बार रिपीट करके देखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ 10-15 मिनट में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं। 1 महीने बेसिक बाद एग्जाम हो, आप आराम से कर लेंगे। हाँ, अगर मुझे मौका मिला, वैसे तो मैं सोच रहा हूँ अलग चैनल बना के हिस्ट्री की कुछ क्लासेस उसमें डाल दूँ, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा समय कम मिलता है। लेकिन फिर भी अगर बीच बीच में मिला तो मैं 1-2 कुछ क्लासेस में आपको डाल दूँ, अगर मुझे लगा कि आप लोग रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिल रहा है तो देना चाह रहे हैं तो मैं इसमें डाल दूँ। नहीं तो आपके लिए मैंने ये पूरी की पूरी सेमेस्टर 2 को बिल्कुल क्लियर कर दिया है 15 मिनट में, 10-15 मिनट में, ताकि आप देख लो। कुछ नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है, हवा नहीं है। हिस्ट्री बहुत आसान है, बशर्ते आप उसका कंसेप्ट पकड़ लीजिए, आराम से मस्ती से पढ़िए, रिलैक्स होकर पढ़िए। देखिए क्या है, कुछ नहीं है। एक बार कहानी की तरह ऊपर से चलेंगे, नीचे तक उतर जाएंगे, हम नहीं उतर जाएँ। कंसेप्ट क्लियर है कि फिर किसी भी एग्जाम में लिख दीजिए, आप IAS में भी लिख दोगे आप। ये तो है यूनिवर्सिटी के एग्जाम। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की तरह जो सेमेस्टर आया, तो उसे इस तरह से क्लियर कीजिए। थोड़ा समय कम है, अच्छी मेहनत कीजिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, देखिए मेरे चश्मे से, ठीक है। अच्छा लगे तो करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर चलते रहेंगे। ओके भाई, बाय।